जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। पिछली कक्षा में हमने भूमिगत जल और नदियों के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है उनके बारे में देख लिए थे। आज हम लोग जो है हिमनद यानी कि बर्फीले वाले जो पहाड़ी होते हैं उनके द्वारा निर्मित स्थलाकृति और पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति यानी कि हवा जो है वह किस प्रकार से स्थल को काट कर कुछ भिन्न भिन्न आकृति बनाती है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, पवनों द्वारा एवं जो है स्थलाकृति का जो निर्माण है वह केवल और केवल मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। केवल और केवल नहीं, मतलब स्थलीय क्षेत्र में भी होता है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या है कि रेत को हवाओं के द्वारा पलटा जा सकता है आसानी से। हवा जो है रेत को अच्छी तरह से काटते हैं, उबड़ खाबड़ करके पूरी तरह से नए नए आकृति बनाते रहते हैं। देखिएगा आप लोग, अगर रेगिस्तान वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग सुबह अगर सफाई किए तो 1-1.5 घंटे बाद अगर हवा आ गया तो हवा आने के साथ साथ हवा अपने साथ साथ ही बहुत सारे धूल के कण ले आती है। इसकी वजह से उनके घर में काफ़ी ज़्यादा धूल कचड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के लिए 3 प्रकार की घटनाएं होती है। एक होता है घर्षण, अपघर्षण और होता है सन्निघर्षण। घर्षण यानी कि 2 चीज़ों का टकराना, और इसमें क्या होगा तो हवा जो है वायु जो है किसी चट्टान से भूमि से टकराएगा तो निर्मित होगा स्थलाकृति। ठीक है, अपघर्षण, वायु में उपस्थित जो धूल के कण हैं वो किसी चट्टान से टकराएंगे तो उसे अपघर्षण कहा जाएगा। और तीसरा होता है सन्निघर्षण, यानी कि वायु में उपस्थित जो धूल के कण हैं वो धूल के कण ही आपस में टकराएंगे तो उसे सन्निघर्षण के नाम से आया जाता है। देखिए, पहली आकृति जो है वह है छत्रप शिला। छत्रप शिला का क्या होता है, जब किसी बड़े कठोर चट्टान के नीचे कोई मुलायम चट्टान हो तो नीचे जो मुलायम चट्टान हो उसे हवा काट लेती है। ठीक है, ये 2 चट्टान है, एक चट्टान ये है और एक चट्टान नीचे का था। हवा जो, और ये भूमि है, जमीन है। ये जो चट्टान था वो मुलायम था और इसके ऊपर वाला चट्टान जो है कठोर था। तो मुलायम चट्टान जो है उसे साइड साइड से हवा क्या है काट दिया, तो इस प्रकार से छाते के समान जो है आकृति बन गई है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है छत्रप शिला आकृति। ये चट्टान जो है मुलायम चट्टान को अपर्दित कर दिया हुआ, जिसकी वजह से छाता के समान की आकृति बन जाती है। एक होता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जो होता है मरुस्थल वाले जो इलाके होते हैं, इसमें कुछ ऐसे चट्टान जो कि काफ़ी कठोर होते हैं, तो उस काफ़ी कठोर चट्टान में जो भूमि होती है इसके चारों तरफ जो है वो रेत वगैरह था, भूमि था, लेकिन उसे हवा जो है काट काट के केवल और केवल ये जो कठोर टीले बचे। ठीक है, कठोर क्या बचा, ये चट्टान बस बचा, टीला बचा, इसे इंसेलबर्ग के नाम से आया जाता है। एक होता है ज्यूगेन। ज्यूगेन जो होता है इंसेलबर्ग पर जो कि पवन जो है वो काटते जाए और नीचे होते जाए इस प्रकार से, तो ये टीला जो है एक डिब्बे के समान आकृति धारण कर लिया, इधर इधर के साइड साइड का और ज़्यादा मिट्टी को नीचे तक काट दिया, तो ये हो गया ज्यूगेन। ठीक है, एक होता है डाइकांट। ठीक है, डाइकांट जो होता है इंसेलबर्ग को यदि हवा जो है चारों तरफ से और अधिक काट दे तो चतुष्फल की आकृति बनती है। इस प्रकार से चतुष्फल की आकृति बनेगी, छोटा सा क्या कहते हैं टापू जैसा छोटा सा टीला बनेगा, उसे कहा जाता है डाइकांटर। ठीक है, डाइकांटर। एक होता है भूस्तंभ, जिसे थार डेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भूस्तंभ या थार डेट में थोड़ा थोड़ा बस अंतर है। कठोर जो चट्टान होता है उसके नीचे यदि मुलायम चट्टान आ जाए तो देखिए, तो 3 है, ये हो गया कठोर चट्टान, ऊपर में जो है सफ़ेद वाला और नीचे का जो है वह मुलायम चट्टान। तो मुलायम चट्टानों को काट देती है और ऊपर में जो है कठोर चट्टान हो जाता है। कठोर चट्टान ऊपर में ऐसे बच जाता है और मुलायम चट्टानों को काटते काटते काफ़ी नीचे गहरे तक ले जाता है। इसे भूस्तंभ के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक से अधिक अगर भूस्तंभ हो तो उसे कहा जाता है थार डेट। ठीक है, और इसी प्रकार होता है जालीदार शिला। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन जो है वो पहाड़ियों पर छिद्रनुमा शेप कर देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर में जो है हवाओं में छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, छिद्र या गड्ढे के समान आकृति होता है, बहुत घटिया दिखता है ये। ठीक है, एकदम जालीदार शिला इसे कहा जाता है। ठीक है, वातरंध्र जो है मरुस्थलीय भूमि में गर्त यानी कि गड्ढा। मरुस्थलीय भूमि में यदि वायु इस प्रकार से चला कि भूमि को गड्ढा कर दिया या गड्ढे को, भूमि को मतलब काट दिया, तो क्या होता है एक जगह का मिट्टी या फिर रेत को ले जाकर दूसरी जगह पटक दिया और वहाँ का हिस्सा खाली हो गया, तो उसे कहा जाता है गर्त या फिर गड्ढा, उसे ही वातरंध्र के नाम से जाना जाता है। एक होता है वाल्सन झील। यदि मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के आसपास जो गर्त या फिर गड्ढे हैं, ठीक है, पर्वतों के आसपास जो गर्त या गड्ढे हैं उसमें यदि पानी भर जाए तो उसे वाल्सन झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि वाल्सन झील सूख गया तो सूखने के बाद नमक का निर्माण करता है।
बरखान, एक बरखान होता है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है मिट्टियों को मतलब बालू को हवा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान अलग अलग टाइम पर बिछते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ इस प्रकार से अर्धचंद्राकार की आकृति बन जाती है, सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो वो काफ़ी देखने में शानदार लगता है, दुबई वगैरह में देखने को मिलता है, राजस्थान में भी देखने को कभी कभी मिलता है, ठीक है। तो इसे बरखान के नाम से जाना जाता है। देखिए एक होता है बालूका स्तंभ। बालूका स्तंभ होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू जो है उसे उबड़ खाबड़ काट दिया जाए, तो इसे ये बालूका स्तंभ के नाम से जाना जाता है। काफ़ी उपजाऊ होता है और सबसे बड़ा जो बालूका स्तंभ है वह है चीन में, ठीक है। देखिए बालूका स्तूप जो है सबसे बड़ा वह चीन में स्थित है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ स्थान पर जैसे बच्चे रेत को खेलते रहते, रेत को खेल खेल कर उबड़ खाबड़ कर देते हैं, तो उसी प्रकार से रेतीले स्थान पर हवा भी कुछ इस प्रकार से काटती है कि रेत जो है उबड़ खाबड़ हो जाता है। इसे बालूका स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यानी कि बर्फ के पहाड़ियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। शुद्ध हिमनद जो होता है यानी कि शुद्ध बर्फ की जो पहाड़ी होती है, केवल बर्फ ही बर्फ हो और कुछ ना हो, तो ऐसे जो पहाड़ी होते हैं वो अपरदन की क्रिया नहीं करता है। लेकिन इसी हिमनद में जब यदि लकड़ी या फिर कुछ अन्य चीज़ें जो मिल जाती हैं, चट्टान वगैरह, तो उस वजह से धीरे धीरे अपरदन की क्रिया होने लगती है, ठीक है। जैसे कि यू आकार की घाटी, बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ियों के बीच से यू आकार की घाटियां बनती है। जैसे कि ये बर्फीला क्षेत्र है पूरा और इस क्षेत्र में ये दो पहाड़ हैं, इस दो पहाड़ के बीचों बीच से ये घाटी बन गई है, तो ये यू आकार की घाटी है। हवा ने इसको इस प्रकार से मतलब बर्फों का पिघलना या फिर जो भी है जिस प्रकार से इसे काटा गया है कि ये बीच से मतलब यू आकार की घाटी बन गई है। और दूसरा होता है लटकती घाटी। लटकती घाटी कुछ इस प्रकार से होता है कि एक बड़ा सा हिमनद हो, बड़ा सा पहाड़ हो, उसके पास जो है एक छोटा सा हिमनद आकर इस प्रकार से जुड़ जाए, तो ये बड़ा सा हिमनद और इसके पास में छोटा सा हिमनद, तो ये हो जाता है लटकती घाटी। तो एक होता है नुनाटक। नुनाटक जो होता है जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर कोई बड़ा हिमनद आ जाए, ये छोटा सा हिमनद है यानी कि पहाड़ का छोटा टुकड़ा चट्टान का और उसके ऊपर बड़ा सा हिमनद आ जाए, तो इसे कहा जाता है नुनाटक। एक होता है सार्क, हिमालय के क्षेत्र में बनने वाली गर्त, ठीक है। हिमालय में जो होता है पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया, उसमें जो पहाड़ के नीचे में जो छोटा छोटा गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में फिर झील बन जाता है, इसे ही कहा जाता है सार्क के नाम से आ जाता है। एक होता है एरिटी। इस चट्टान के दोनों ओर जो है सार्क का निर्माण हो, यानी कि इस चट्टान के दोनों ओर क्या हो गया, ये गड्ढे का निर्माण हुआ हो, सब और जो है गड्ढे का निर्माण हुआ हो, तो इसे कहा जाता है एरिटी के नाम से। और इसे ही गिरीश रिंग, गिरीश रिंग जो होता है वो एरिटी की श्रृंखला, यदि चट्टान की जो एरिकी यानी कि पहाड़ के चारों ओर जो गड्ढे गड्ढे वाली श्रृंखला है वह यदि बढ़ जाए, दो से अधिक हो जाए, बहुत सारी हो जाए, तो उसे ही कहा जाता है गिरीश रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए एक होता है फ्योर्ड। बर्फीले क्षेत्र में जो समुद्र का किनारा होता है वह काफ़ी बड़ा ढाल लिए होता है। देखिए बर्फीला क्षेत्र है और वहीं पर यदि समुद्र हो, ठीक है, ये खास करके यूरोप वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बर्फीला क्षेत्र है वो हिमालय की ओर है और हिमालय जो है भारत के उत्तर में है और जो समुद्र है वह दक्षिण में है, नदी में मतलब नीचे है, ठीक है, तो काफ़ी दूर हो जाता है। लेकिन जो यूरोप है, यूरोप में पूरी तरह से ठंड पड़ने के कारण यूरोप और रसिया वाले एरिया में तो पूरी तरह से यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो फ्योर्ड तट होता है ये है कि बर्फीले तट जो है समुद्र किनारे पर एकदम ढाल लिए होते हैं, ढाल, यहाँ एक बर्फीला तट है और समुद्र आया इससे तो एकदम ढाल है, तो इसे कहा जाता है फ्योर्ड तट। एक होता है मोरेन। मोरेन फ्योर्ड तट के ऊपर जो बर्फीला परत होता है उसे मोरेन कहा जाता है। फ्योर्ड तट हो गया, उसके ऊपर जो बर्फ का परत है, ठीक है, गिरने से पहले, ढाल बनने से पहले जो बर्फ का परत है उसे कहा जाता है मोरेन के नाम से, मोरेन के नाम से कहा जाता है। एक होता है राख मुटेन, ठीक है, राख मुहाना, ये है रास मुहाने, ठीक है। ये बर्फ का जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण जो है भेड़ के जो बाल है उसके समान हो, तो उसे रास मुटाने के नाम से जाना जाता है। एक होता है ड्रमलिन। ड्रमलिन जो है वो उल्टा नाव के आकार का हो, मतलब इस प्रकार के नाव का आकार हो, नाव इस प्रकार से होता है, वो अगर उल्टा कर दिया जाए तो उल्टे नाव के आकार का यह आकृति होता है, जिसे ड्रमलिन के नाम से जाना जाता है। एक होता है हिमोड़। हिमोड़ जो है वो चादर के समान समतल हो, उसे हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। देखिए दो क्रियाएं होती है, बहिर्जात बल और एक अंतर्जात बल। बहिर्जात बल जो है पृथ्वी के बाहरी सतह पर लगता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो आकृति है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है, और एक होता है अंतर्जात बल जो कि पृथ्वी के अंदर लगता है, जिसकी वजह से समतल हो जाता है, ठीक है, समतल मैदान का निर्माण होता है, फिर वो आकृति जो है वह समतल हो जाती है। तो ये जो था पूरा इस स्थलाकृति के बारे में था।
पवनों के माध्यम से, हवाओं के यानी कि हवाओं के माध्यम से, हिम नदी यानी कि बर्फ़ों के माध्यम से, इसके पहले जल यानी कि और नदियों के माध्यम से, भूमिगत, भूमि के ऊपर नदी बहते हैं, जल बहने वाले जल यानी कि नदी के माध्यम से, भूमि के अंदर रहने वाले जल यानी कि भूमिगत जलों के माध्यम से निर्मित इस स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।